हेलो फ्रेंड्स, एनडीए 2 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और आपका जो लास्ट डेट है वो 6 जुलाई है। ठीक है, तो फॉर्म को कैसे फिल करना है, कहाँ पे क्या करना है, जो भी कुछ आपको जो क्वेरी होगा वो सब इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो सितंबर के लिए एलिजिबल है। जो अभी एनडीए का नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनकी एलिजिबिलिटी बनती है। तो नोट कर लीजिए, सेकेंड ऑफ जनवरी 2002 यानी कि 2 जनवरी 2002 से लेकर के और 1 जनवरी 2005 के बीच के अंदर दोनों डेट को इंक्लूड करके जिनका डेट ऑफ बर्थ आ जाता है वो बच्चे जो है वो अभी वाले फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। वो बिल्कुल आप ऑनलाइन upsc.gov.in पे जा करके आप इसको लॉगिन करिए और आप अपना फॉर्म फिल करिए और फी पे करके आप इसको जा सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसका जो लास्ट डेट है वो है 6 जुलाई। ठीक है, और जो एग्जाम है वो होगा 6 सितंबर को। तो करेक्ट 2 महीने आपके पास से पूरी तैयारी करने के लिए 413 वैकेंसी निकली है इस बार। तो उस और इसका जो बैच है जो स्टार्ट होगा वो 2 जुलाई 2021 से स्टार्ट होगा। तो 2 जुलाई 2021 के बैच के लिए जो एग्ज़ाम है वो 6 सितंबर को होना है, जिसमें 2 जनवरी 2002 से लेकर के 1 जनवरी 2005 के बीच के जो बच्चे हैं वो एलिजिबल हैं। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, और दोनों ही डेट इंक्लूड कर लीजिएगा आप। ठीक है, आप जब भी फॉर्म फिल करेंगे तो आपको स्पेसिफिकली आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने प्रेफरेंस को फिल करिए, एयरफोर्स, नेवी या फिर आर्मी, जो भी आपका प्रेफरेंस है। आप अगर आर्मी में जाना चाहते हैं तो 1 करिए, लेकिन बाकी 2 को खाली नहीं छोड़ना है। बाकी 2 को 2 और 3 करके आपको फिल करना है, कोई भी चीज़ ब्लैंक नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या बनता है, मैं साइंस से हूँ या मैं कॉमर्स से हूँ तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है ह्यूमैनिटीज़ वालों को कि क्या मैं एलिजिबल हूँ। बिल्कुल, यूपीएससी आपसे एक ही क्वालिफिकेशन मांगती है और वो ये है कि आप 12th या तो अपियरिंग हो या फिर अपियर कर चुके हो। अगर आप 12वीं में हैं या 12वीं कर चुके हैं और आपका इस एज ब्रैकेट में आ रहे हैं आप, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को ध्यान देने की ज़रूरत है जिनका पहला चॉइस या जो नेवी या फिर एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। अगर आप नेवी या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो उसके लिए पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का होना जरूरी है, कंपलसरी है कि ये सब्जेक्ट हो। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है और वो ये है कि किसी भी कीमत में मतलब किसी भी तरीके का परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 33% से पास हो रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, आप एलिजिबल हैं। आपसे बस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पूछी जाती है, वो ये है कि जो यूपीएससी पेपर सेट करती है, जो पेपर उनका जो 2 पेपर होने हैं मैथ्स और जीएटी, आप वो क्लियर करिए। आप किसी भी स्ट्रीम से आते हो, किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, कोई भी परसेंटेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर्मी के लिए हर तरीके का स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है, ह्यूमैनिटीज़ वाला भी और जिसके पास पीसीएम है वो भी। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के। अब जब 6 सितंबर को जो ये एग्ज़ाम होगा उसका जो रिजल्ट है वो आपका दिसंबर में आ जाएगा, और दिसंबर में रिजल्ट आएगा तो आपका जो है दिसंबर से लेकर के और जुलाई तक जो है, जुलाई तो नहीं लेकिन आप जून तक जो है एसएसबी का प्रोसेस होगा और 2 जुलाई से आपका बैच स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ अब ध्यान रखिएगा। अब चूंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एनडीए 1 और एनडीए 2 का जो एग्ज़ाम है वो कंबाइन हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो इशू है वो ये है बच्चों को लेकर के कि सर फॉर्म फिल करें कि ना करें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कोई खास चेंज नहीं हुआ है। अब सपोज करिए कि एक स्टूडेंट एक्स है जिसकी एलिजिबिलिटी जो है वो अप्रैल वाले के लिए थी, सितंबर वाले के लिए नहीं है, तो उसके साथ कुछ और नहीं हुआ है। ये है कि वो अप्रैल में एग्ज़ाम नहीं दे करके सितंबर में देगा। एनडीए 1 और एनडीए 2 एग्ज़ाम का जो इस बार जो एग्ज़ाम है वो दोनों अलग अलग नहीं हो करके कॉमन एक सिंगल एग्ज़ाम होगा 6 सितंबर को, जिसमें जो बच्चे अप्रैल के लिए एलिजिबल थे वो भी अपीयर होंगे और जो सितंबर के लिए एलिजिबल है वो भी अपीयर होंगे। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है।
सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आप अप्रैल के लिए एलिजिबल नहीं थे फिर भी आपने फॉर्म फिल किया है और आप सितंबर के लिए एलिजिबल हैं तो आपको वापस से फॉर्म फिल करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे एलिजिबल थे अप्रैल के लिए और सितंबर के लिए नहीं है, ठीक है, वो ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। उनका एज जो है वो पुराने नोटिफिकेशन के बेसिस पे ही काउंट किया जाएगा। एवरीथिंग विल बी ऑन द ओल्ड नोटिफिकेशन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम का जो डेट है वो न्यू नोटिफिकेशन के बेस पे है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है कि एग्जाम कॉमन होगा लेकिन एलिजिबिलिटी अप्रैल वाला जो नोटिफिकेशन आया था उसी के अकॉर्डिंग होगी। उनका जो बैच है जनवरी में जो स्टार्ट होना था वो बैच नंबर वही रहेगा और उसी के साथ वो मतलब उसी बैच में वो ज्वाइन करेंगे अगर पेपर क्लियर करते हैं तो। अब जो नेक्स्ट कॉमन जो प्रॉब्लम होती है वो ये है कि जैसे ही एग्ज़ाम तो दे दिया आपने, एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, लेकिन कई बार आप में से बच्चे होते हैं जो वेट करने लगते हैं, कोई लेटर नहीं आएगा आपके घर पे। जब आपका रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो आपको अपने प्रेफरेंस के बेस पे, जो भी आपका प्रेफरेंस था, नेवी है, एयरफोर्स है या आर्मी है, तो उसके बेस पे आपको जाना है www.joinindianarmy.nic.in या फिर ज्वाइन इंडियन नेवी, ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स .nic.in पे जा करके आप इसको अपने आप को रजिस्टर करेंगे। उसके बाद आपका जो है एसएसबी का कॉल आएगा। अगर मान लेते हैं कि आपने रिटर्न क्लियर किया है लेकिन आपको ये प्रोसेस नहीं मालूम कि आपको जा करके वहाँ पे और ख़ुद को रजिस्टर करना है, तो आपका एसएसबी का कॉल नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिटर्न क्लियर होने के बाद आपको जा करके और वहाँ पे रजिस्टर करना है खुद को अपने प्रेफरेंस के बेस पे, जो भी आपने प्रेफरेंस दिया है। और प्रेफरेंस पे मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपका प्रेफरेंस जो फर्स्ट चॉइस है एयरफोर्स है तो बाकी के कॉलम आप खाली नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। एयरफोर्स के जगह पे आपको 1 लिखना है और बाकी को 2 और 3 के कैटेगरी में डाल देना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो भी आपका चॉइस होगा। अब जो बच्चे अप्रैल वाले के लिए एलिजिबल थे, अप्रैल वाला फॉर्म भी भरा है और सितंबर वाला भी भरने जा रहे हैं, उनके लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका फ़ोटो, आईडी, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए यूपीएससी ने एक फैसिलिटी दिया है, जब आप ऑनलाइन जाएंगे फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे प्रीवियस एग्ज़ाम का जो है, जो अप्रैल वाला एग्ज़ाम होना था, उसका रजिस्ट्रेशन आईडी यानी आरआईडी आपसे पूछेंगे, वो आपके पास होना चाहिए। आप उसको फिल कर देंगे तो वो वहाँ से ये कोई आपका जो डाटा है वो चुराने की कोशिश नहीं की जा रही कि पता लगा रहे हैं कि अप्रैल वाला भी भरा है या ऐसा नहीं। आपका सिर्फ फोटो, आईडी और सिग्नेचर वहाँ से वो कॉपी कर लेंगे, दैट्स ऑल। तो आपका जो फॉर्म का जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपका अप्रैल लास्ट अटेम्प्ट था तो आपको बेनिफिट मिल गया है सितंबर तक तैयारी करने का, लेकिन आपका जो बैच है वो नेक्स्ट ईयर जो जनवरी में 2021 से स्टार्ट होना था वही बैच नंबर से स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ है। हाँ, जो 12वीं के बच्चे सितंबर के लिए सितंबर से एलिजिबल हो रहे हैं और अप्रैल के लिए अगर सब कुछ क्लियर हो जाता, अप्रैल में एग्ज़ाम भी होता, उसके अकॉर्डिंग एसएसबी भी होती, तो वो एसएसबी नहीं दे सकते थे, यानी कि नेक्स्ट ईयर मार्च में उनका जो एग्ज़ाम है वो नहीं हुआ होगा 12वीं का, तो उनको चाहिए कि वो दोबारा से फॉर्म फिल करे ताकि वो सितंबर के एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जाए और जुलाई वाला बैच वो आसानी से अगर क्लियर करते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो आपकी एलिजिबिलिटी जुलाई के अकॉर्डिंग चल रही है तो आप ये निश्चिंत होकर के मत बैठिएगा कि मैंने अप्रैल का फॉर्म भरा था उसके बेस पे मैं एग्ज़ाम दे दूंगा। एग्ज़ाम तो दे देंगे लेकिन आगे का प्रोसेस आप नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 11th के स्टूडेंट जो हैं वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन आप चाहें तो 11th के स्टूडेंट होने के बावजूद भी आप उसमें अपीयरिंग करके अपने तरफ से अटेम्प्ट देना चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो आपको 2-3 चीज़ें जो आपको कंफ्यूज करती हैं उसको वो मैं क्लियर कर देता हूँ। अप्रैल और सितंबर दोनों का अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होकर के एक एग्ज़ाम होगा, 6 सितंबर को होने वाला है। सेकेंड चीज़, जिनका अप्रैल लास्ट अटेम्प्ट था वो 6 सितंबर को एग्ज़ाम देंगे क्योंकि वो पुराने नोटिफिकेशन के बेस पे है और सिर्फ एग्ज़ाम उनका पोस्टपोन हो गया है। पेपर अलग अलग नहीं होगा दोनों बच्चों का पेपर एक ही होगा,
ठीक है, तो ये चीज़ है। हाँ, जिनके लिए दोनों एग्जाम के लिए एलिजिबल थे उनको एक मौका मिस कर गए वो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है, अगर आप दोनों में एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको पुराने वाली RID जो है, रजिस्ट्रेशन ID, वो UPSC को ऑनलाइन जब फॉर्म सबमिट करेंगे तब आपको सबमिट करनी है। सेकेंडली, किसी भी तरीके का एजुकेशन में, क्वालिफिकेशन में परसेंटेज की डिमांड नहीं होती है, ये ध्यान रखना है आपको। किसी भी तरीके का, आप ह्यूमैनिटीज से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आप सभी बच्चे एलिजिबल हैं, क्योंकि कॉमन एग्जाम होता है। मैथ्स का पेपर होगा 300 मार्क्स का और 600 मार्क्स का GAT का, दोनों ही बच्चों को अपीयर करना है। जिनके पास साइंस है वो साइंस वाले बेनिफिट, साइंस के पार्ट्स में कंफर्टेबल होंगे, लेकिन सोशल साइंस उनको पढ़ना है। जिनके पास सोशल साइंस है उनको साइंस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। भाई यही थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी और कोई चीज़, कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो परसेंटेज की डिमांड किसी भी तरीके से नहीं है। आपके पास, अगर आप जाना चाहते हैं नेवी में और अगर आप जाना चाहते हैं एयरफोर्स में, तो उसके लिए आपको PCM का होना जरूरी है। बाकी PCM में भी किसी भी तरीके की परसेंटेज की डिमांड नहीं है कि आपका इतना परसेंट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहिए। दैट्स ऑल, दैट इज ऑल व्हाट UPSC रिक्वायर्स, ठीक है। तो आप पास होने चाहिए बस, और आप उनका जो सेट किया हुआ क्वेश्चन पेपर है वो पास करिए। उसके बाद सेकेंड स्टेज है, आपको जब रिटर्न क्लियर हो जाएगा तो आपको SSB के लिए अपने आप को ज्वाइन इंडियन आर्मी, ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स या फिर ज्वाइन इंडियन नेवी पे जा करके आपको रजिस्टर करना है खुद पे। उसके बाद आपको कॉल आएगा। ये SSB में जो बच्चे फर्स्ट टाइम SSB में जाएंगे उनको जाने और आने दोनों का, जो भी सेंटर वो चूज करते हैं वहाँ तक का डेस्टिनेशन का जो है वो 3rd AC का जो है वो किराया कंपनसेट किया जाता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ही मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। वन ऑफ द बेस्ट एंड सिक्योर कैरियर। 12वीं के बाद बच्चे कॉलेज में जाके स्ट्रगल करते हैं, लाखों रुपए दे करके आप IIT की तैयारी करेंगे और उसके बाद भी जॉब की कोई गारंटी नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप कुछ पैसे दे करके या खुद भी अपने आप बेस पे, बहुत सारे अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलते हैं आपकी एज के एलिजिबिलिटी के 16.5 ईयर से लेकर 19.5 ईयर के बेस पे। आपका जो एज की एलिजिबिलिटी है उसके बेसिस पे आपको जितने भी अटेम्प्ट चाहे वो दे सकते हैं। साल में 2 बार एग्जाम होता है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो भी इंडियन बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए अभी नहीं है, ठीक है। किसी भी तरीके का डाउट में ना रहें आप लोग, ठीक है। तो सिर्फ बॉयज़, जो अनमैरिड बॉयज़ हैं 19.5 ईयर्स के, अप टू द एज ऑफ 19.5। और ये भी मैं बता दूं 19.5 जो होता है ना, जैसे ये 19.5 ईयर ऑफ एज जो नेक्स्ट सितंबर में जुलाई में जो बैच स्टार्ट होगा, जुलाई में होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि अभी 19.5 हो रहे हैं तो मैं एलिजिबल हूं, ऐसा नहीं होगा। अभी आप 19.5 है, लेकिन जुलाई में जब बैच स्टार्ट होगा तब तक तो 6 मंथ और ऐड कर लीजिए, तो अब तो आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो गई। तो इसलिए आपको हमेशा एडवांस आगे की सोच करके, आपको जब आप एलिजिबल नहीं है तब से आपको अपने आप को तैयार करना है और तैयारी करनी है। आई होप आपको जो भी डाउट होगा वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको रिवर्ट बैक करूंगा। थैंक यू। ऑनलाइन जाइए ऑनलाइन upsc.gav.in पे जा करके आप रजिस्टर करिए, और किसी भी तरीके का डाउट है तो डिफेंस फोर्सेज एकेडमी के वेबसाइट पे जा करके आप नंबर ले लीजिए। मैं वैसे नंबर अपना रिपीट भी कर देता हूँ, 9871123407। आप व्हाट्सएप करिए, किसी भी तरीके का डाउट होगा क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।